नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं, देश दुनिया की तमाम बड़ी और तमाम अहम खबरें लेकर। तो आज आपको दिखाने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राजनीतिक हलचल, खेल, मनोरंजन, सब कुछ। तो हो जाइए तैयार, 9 बजे तक देंगे हम आपका साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी, मथुरा और संभल से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के जरिए निपटारा किया जाए। मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही बने लोक अदालत में होगी। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद और संभल का शाही जामा मस्जिद विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला दिया है, जिसमें समाधान पहल के तहत विशेष लोक अदालत के जरिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यानी कोर्ट के बाहर आपसी समझौते के प्रयास के तहत मामले को सुलझाने का आदेश दिया गया है। ये विशेष लोक अदालत 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन मामलों में लोक अदालत की प्री लिटिगेशन प्रक्रिया 21 अप्रैल से उन स्थानीय अदालतों में चल रही थी जहां संबंधित मुकदमों की सुनवाई हो रही है। अब तक किसी भी मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका है, जिसके बाद मामले को विशेष लोक अदालत यानी समाधान समारोह में भेजा गया है, ताकि आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का एक और प्रयास किया जा सके। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े हुए किसी भी मामले में अदालती कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की, जिनके हिंदू राष्ट्र को लेकर के दिए गए एक बयान पर फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। तो वैसी से लेकर हर मुस्लिम धर्म गुरु की तरफ से अब क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पूरे मसले को लेकर आपको दिखाते हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हिंदू राष्ट्र वाला बयान देश की राजनीति के एपिसेंटर यानी राजधानी दिल्ली में दिया। स्वामी रामदेव ने दिल्ली में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज के 84वें प्रकाट्य महोत्सव पर आयोजित राष्ट्रोत्कर्ष दिवस कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। हमारे मजहब अलग हो सकते, लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। योग गुरु का बयान जैसे ही सामने आया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तुरंत रामदेव पर हमला बोल दिया। इसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया। मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर 2, बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। AIMIM नेता से एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने तो रामदेव को हिंदू राष्ट्र वाले देश में चले जाने की बात कह दी। हिंदू राष्ट्र बनना ही बनेगा तो मुसलमान डरेंगे नहीं, किसे डरेंगे ही। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। राम बाबा बिल्कुल गलत बोलते हैं। ये देश सेक्युलर है। आपको जहाँ रहना है तो सेक्युलर देश में रहिए, नहीं तो आप बाहर जाइए। कोई हिंदू राष्ट्र होगा ना दुनिया में, वहां जाइए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी योग गुरु के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल खड़े किए और कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जो ट्रस्ट बना था, अब उसी ट्रस्ट पे किसी को ट्रस्टी नहीं रहा। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी रामदेव ने हिंदू राष्ट्र पर बयान दिया है। इससे पहले भी साल 2009 में देवबंद में आयोजित एक कार्यक्रम में रामदेव इस तरह का बयान दे चुके हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
बड़ी खबर है यूपी के एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आज लखनऊ कानपुर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। होंगे राजनाथ सिंह होंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो पहले जिस सफर को तय करने में आपको 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता था, वो सिर्फ महज 30 मिनट में आप सफर पूरा कर पाएंगे। और एक बड़ी सौगात है, मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। इस दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को राज्य की औद्योगिक राजधानी कानपुर से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे। अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद यह एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खुल जाएगा। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से लखनऊ से कानपुर जाने में अब सिर्फ 30 मिनट लगेंगे, जिसे पूरा करने में पहले 3 घंटे तक का वक्त लग जाता था। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। 6 लेन के इस सुपरफास्ट कॉरिडोर को 4200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। एक्सप्रेसवे का 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड बनाया गया है। इसमें अमोसी, सरोजनी नगर और NH 27 के आसपास लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। एक्सप्रेसवे का 45.2 किलोमीटर का हिस्सा ग्रीनफील्ड सेक्शन है। एक्सप्रेसवे पर 6 जगह इंटरचेंज बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे से केवल लखनऊ और कानपुर ही नहीं, बल्कि सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर जैसे जिलों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 63 लॉन्ग रेंज सीसीटीवी लगाए गए हैं। अगर हादसा होता है तो AI कैमरे तुरंत NHAI के कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। यह देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे होगा। टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर बिना गाड़ी रोके अपने आप टोल काट लेंगे। हाई स्पीड लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। ऊपर रोलर चला है, अब देखिए तस्वीर। एक शानदार आयोजन स्थल पर एक रोड रोलर चल रहा है। सैकड़ों लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा नजदीक जाता है तो असल तस्वीर साफ होती है। बुलडोजर चला रहा शख्स कोई और नहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है और वो करोड़ों रुपए के ड्रग्स पर रोलर चला रहे हैं। असम सरकार ने नशे के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए नलबाड़ी जिले में राज्य स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कार्यक्रम आयोजित किया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद रोड रोलर चलाया और ड्रग्स की खेप को नष्ट कर दिया। कार्यक्रम 14वीं असम पुलिस बटालियन परिसर दौलासाल में आयोजित किया गया था। इस दौरान पुलिस और अन्य एजेंसियां द्वारा जब्त की गई 472 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मादक पदार्थों की खेप को नष्ट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार असम को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही है और ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम हिमंता ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए एजेंसियां पूरी मजबूती के साथ काम कर रही हैं। सरकार का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई न केवल तस्करों के मनोबल को तोड़ेगी, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी देगी। और चलिए हम बात करेंगे नकली नोटों के सौदागर की, जिन पर राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की गई है। अजमेर से लेकर के हरिद्वार तक फेक करेंसी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। राजस्थान की अजमेर पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नकली नोट तैयार करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 13,06,000 रुपए के नकली नोट और नोटों की प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटेड शीटें बरामद की हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नकली नोटों को बाजार में खपाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विक्रम जोन के रूप में हुई है, जो पेशे से वेल्डिंग मिस्त्री है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी नकली नोट कहां से लाता था, इन्हें किसे सप्लाई करने वाला था,
कितने समय से इस गतिविधि में शामिल था और उसके नेटवर्क में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। राजस्थान की तरह उत्तराखंड में भी पुलिस को नकली नोटों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस का एक्शन हुआ है। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के इंटर स्टेट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पंजाब से गैंग के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कस्टडी रिमांड लेकर पंजाब में दबिश दी, जहां से कुल 1,10,000 रुपए के नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर और एक कार बरामद की गई। जांच में सामने आया कि एक आरोपी ढाबे और दूसरा कपड़े के कारोबार की आड़ में नकली करेंसी का धंधा चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पहले भी बैंक फ्रॉड और जाली करेंसी के मामले में जेल जा चुका है, जबकि उसका साथी NDPS एक्ट में जेल गया था। जेल में हुई दोस्ती के बाद दोनों ने मिलकर नकली नोटों का कारोबार शुरू किया। अब पुलिस आरोपियों के अन्य आपराधिक नेटवर्क और पूरे गिरोह की कड़ियां खंगालने में जुटी है। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बीच सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल अभी भी उठा हुआ है। और इसी सवाल के बीच दोनों पार्टी के बीच जुबानी जंग भी बेहद तेज देखने को मिल रही है। एक तरफ एसपी नेता उदयवीर सिंह, जिन्होंने कई सवाल उठाए, जिसका जवाब दिया है कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने। तीखा पलटवार करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं, मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते। इकबाल हो गया। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। मैं ओपन में कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। मैंने इसीलिए अपने यहां कोई रैली नहीं की थी इनकी, क्योंकि मुझे कोई एहसान इनका नहीं है। इनकी सारी पार्टी मेरे मुखालफत में थी जब गठबंधन था, और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव यहां हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। और यूपी की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मिशन 2027 को लेकर के अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी तैयारियों में जुटी है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन होगा या नहीं, ये तो सवाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब चुनाव प्रचार के लिए उतरती हुई नजर आ रही है और खुद को इक्वल साझेदार भी बता रही है। यूपी में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी पहले से ही सियासी समर में उतरी हुई हैं, लेकिन अब एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी भी मैदान में उतर आए हैं। बात सबसे पहले एनडीए की करें तो योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मिशन 2027 में जुट गए हैं। आए दिन उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला किया जा रहा है। 2017 में 47 सीट जीता था, भूल गए? वही दगे हुए कारतूस आ रहे हो 27 में मुकाबला करने। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला कल जो होगा 2027 में समाजवादी पार्टी 27 सीट जीत ले, यही बहुत बड़ी उसकी जीत होगी।
वहीं अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले में सेंध लगाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपने पॉलिटिकल मिशन में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की नजर अब यूपी के पासी वोटरों पर है, जिसके दम पर अखिलेश ने अयोध्या लोकसभा सीट पर बाजी मारी थी। अब उन्हीं वोटरों को साधने में चिराग की पार्टी दम दिखाएगी। संगठन का विस्तार जरूर कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विधिवत तरीके से शुरू कर दी है। ये तो बात हुई एनडीए की, लेकिन इंडी ब्लॉक में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। इंडी गठबंधन के नेता भले ही एकजुट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अलायंस और सीटों को लेकर मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कभी दो लड़कों की जोड़ी नारों के साथ साल 2017 में एसपी और कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब एसपी और कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद को यूपी में बड़े भैया की भूमिका चाहती है, तो कांग्रेस ने भी बराबर की हिस्सेदारी की बात छेड़ दी है। सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग, बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। इस बीच बीजेपी का हमला भी समाजवादी पार्टी पर जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में एसपी की करारी हार की भविष्यवाणी कर दी है। 2014 से लेकर के 2024 तक भाजपा तो आगे लगातार बढ़ रही है, लेकिन सपा सफा हो रही है, कांग्रेस सफा हो रही है। भाजपा का कमल, सुशासन का कमल, विकास का कमल, गरीब कल्याण का कमल, महिला सशक्तिकरण का कमल चतुर्दिक खिल रहा है पूरे देश में। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी पारा अभी से हाई है, उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे सूबे में असेंबली के इलेक्शन की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे यूपी में और भी ज्यादा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज देखने को मिलेंगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ संत समाज को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी दूध का दूध और पानी का पानी करके ही मानेंगे। एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में राम मंदिर है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद से विपक्ष सरकार पर लगातार चढ़ाई कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो इस मामले को लेकर सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। रविवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले सुंदरकांड का पाठ किया। फिर चढ़ावा चोरी के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए देश भर में एक बड़ा सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। इस मुहिम के तहत सुंदरकांड पाठ और हनुमान आरती जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की भी अपील की गई है। जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में डकैती हुई है, उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, जमीनों के घोटाले किए। जब राम मंदिर बन रहा था, उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमीशन खोरी की उन्होंने। हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घर में डकैती की है, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिला देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है। केजरीवाल जी, राम सच्चाई का साथ देते हैं। ये जो आपकी सुंदरकांड की नौटंकी है, ये देश और दिल्ली की जनता अच्छे से समझ चुकी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इसे भुनाने की जुगत में है, तो बीजेपी हर मोर्चे पर पलटवार कर रही है। उधर संत समाज के महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नैन दास ने कहा है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। सनातन धर्म पर आक्षेप आरोप बदनाम करने की चेष्टा जो कर रहे हैं, ये उचित नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी संभाल करके रख रही है। रही चंपत जी की बात,
चंपत जी को आज से नहीं, हम बहुत दिन से जानते हैं। संगठन में राष्ट्र के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है, जीवन का त्याग किया है। अच्छी नौकरी छोड़ करके आए थे, कोई ऐसे नहीं आए। और राम जन्मभूमि के आंदोलन जब से चला तब से बेचारे लगे। निर्माण कार्य में भी चंपत जी का ही बलिदान है, सब कुछ किया है। चंपत जी में कोई दोष नहीं है, लोगों ने विश्वासघात किया। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। इधर अयोध्या में राम मंदिर को दिए गए दान को लेकर के सिंधी समाज के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आ गया है। दरअसल जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक राजू मनवानी के द्वारा राम मंदिर में जो 200 ईंटें सिंधु समाज की तरफ से दान की गई थी, उनका अब हिसाब मांगा गया है और इसी को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। दान देकर उसका हिसाब मांगना सिंधी समाज की परंपरा नहीं रही है, ये सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है। लेकिन अब कुल मिलाकर के जो मतभेद है वो दिखता है। दान करने के बाद आपको बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए था हिसाब, और फिर आपने सिंधी समाज, आपके कुछ लोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिंधी समाज और ये वो चलने लगा। मेरे स्थानीय समाज के जो मित्र हैं ठाकुर ब्राह्मण, वो हमारे ऊपर वो करने लगे, तो मैंने उनको जवाब दिया कि वो कुछ तथाकथित लोग पूर्णतः सिंधी समाज नहीं हो सकते। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं। विनोद, आज 3 अलग अलग याचिका जो लगाए गए हैं, जनहित याचिका, उन पर सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट में, और इस पूरे मामले को किस तरफ ये लेकर जा सकता है? देखिए, एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुनवाई आज होनी है। अलग अलग लोगों की अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन दूसरा बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, वो ये भी है कि आज जो 8 आरोपी इस पूरे मामले की, उनकी रिमांड जो है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, वो फिलहाल उनकी रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। आज पुलिस दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। जो खबर है उसके मुताबिक 2 आरोपी, खासतौर पर टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, इन दोनों के रिमांड के, पुलिस रिमांड के लिए पुलिस जो है ने एक अर्जी दाखिल की है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। और पुलिस इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि पूरे मामले में सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टिन्नू यादव 2 बड़े किरदार हैं। चूंकि सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जो है वो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, और उन पर उनकी जिम्मेदारी थी जो काउंटिंग प्रोसेस था उसकी निगरानी करना। और ये पूरी जो चोरी हुई है इसी काउंटिंग प्रोसेस के दौरान ही हुई है, इसी काउंटिंग गणना के दौरान चोरियां हुई हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें 40 दिनों के अंदर 70 बार चोरी के आरोप निशानदेही हुई है, पहचान हुई है, उसका जिम्मेदारी भी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के ऊपर ही था। ऐसे में उनसे पूछताछ कर पुलिस इस पूरे मामले में कुछ अहम ठोस सबूत इकट्ठा करना चाहती है। टिन्नू यादव की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। टिन्नू यादव को लेकर कहा गया कि मास्टरमाइंड है, तो वो इस वक्त आप मौजूद हैं। खबर ये है कि जो याचिकाएं दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में, सीबीआई जांच की मांग की गई है, एसआईटी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब आगे क्या संभावनाएं बन रही है, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि अभी भी दान को लेकर के क्या कुछ आवाजें आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने सुना कि सिंधी समाज में भी मतभेद खुलकर सामने आ गया है, वहां पर हिसाब किताब मांगा जा रहा है। ट्रस्ट का क्या रुख है अब इसको लेकर के? देखिए, ट्रस्ट ने एक नई एसओपी बनाई है जिसको आप पालन किया जा रहा है, जो कि 22 तारीख को दोबारा ट्रस्ट की बैठक होनी है। उस बैठक में नई एसओपी को अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद से पूरी व्यवस्था को बदला जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार फुल प्रूफ, लीकेज प्रूफ एक व्यवस्था बनाई जाएगी। रही बात सिंधी समाज की, ट्रस्ट ने कहा कि जो तमाम लोग अलग अलग आरोप लगा रहे थे कि उनकी दान दिए गए सोने चांदी के आभूषण जो है वो सुरक्षित नहीं है, वो सभी उन्होंने कुछ आभूषण के 29 आभूषण उन्होंने दिखाए थे। बाकायदा उन्होंने कहा था कि
मैक्सिमम जो दान हुए हैं उनके सबके रिकॉर्ड्स हैं, और जो भी चाहे वो ट्रस्ट के पास आ सकता है। ट्रस्ट ने व्यवस्था की है ताकि उनको दिखाकर उन्हें संतुष्टि दे सके कि आपने जो अबूशर दिए हैं वो सुरक्षित ट्रस्ट के पास है, तो वो लिस्ट उन्हें तैयार के लिए। हालांकि बिल्कुल विनोद, और एक बार फिर से जो भरोसा है, जो खो गया है, उसको वापस पाने की कोशिश ट्रस्ट की तरफ से भी की जा रही है और इसीलिए नई एसओपी भी बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के बाद एक और प्राचीन मंदिर में मामला सामने आया है दान चोरी का और करोड़ों के गबन का। तो ऐसे में क्या कुछ आगे जांच की जाएगी और कैसे यहाँ सवाल उठ रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। राजस्थान के बुटाटी धाम में महाघोटाला, क्या है सच? चढ़ावे के सोने चांदी गायब, किसने लगाए आरोप? 22 करोड़ के गबन का खेल, क्या है प्रमाण? 500 साल पुराना राजस्थान के नागौर में चतुरदास जी महाराज का प्रसिद्ध धाम लकवाग्रस्त मरीजों और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र। अब इस मंदिर की समिति पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन का, आरोप है चंदा चोरी का, और ये सब खुलासा हुआ है एसडीएम की ओर से कलेक्टर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में। मंदिर के विकास और रखरखाव के लिए समिति बनी हुई है। समिति पर पिछले 1 साल से गंभीर आरोप लग रहे थे। इसके बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर ने एसडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि करीब 22 करोड़ रुपए के गबन के प्रमाण हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की नई समिति ने सोने चांदी के चढ़ावे का बड़ा गबन किया। पुरानी समिति के पास 36 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना था। नई समिति ने कार्यभार ग्रहण करते समय 35.5 किलो चांदी और 280 ग्राम सोना प्राप्त किया। 2.60 करोड़ की सोने चांदी की संपत्ति रिकॉर्ड से गायब है। चढ़ावे में आए रुपयों का भी पूरा हिसाब नहीं रखा गया। भोजनशाला में 49.49 लाख का फर्जी खर्च दिखाया गया। रसोई में 1 करोड़ 17 लाख रुपए का हिसाब नहीं है। सीसीटीवी कैमरों पर 82.41 लाख खर्च किए गए, लेकिन कोई निविदा नहीं मिली। गौशाला रखरखाव के नाम पर 17.87 लाख खर्च दिखाए, जबकि समिति ने राशि मिलने से इनकार किया। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की है। तत्कालीन सभी 11 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और साक्ष्य नष्ट करने जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच शुरू करने की भी सिफारिश की गई है।